नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज पॉलिटी का लेक्चर ला रहा हूं। इसके पहले हम लोग ने 2 लेक्चर देखा था, आपातकाल क्या होता है, उसके तहत आर्टिकल 352 और इसका प्रभाव। आज के लेक्चर में हम लोग ला रहे हैं आर्टिकल 356 और इसका प्रभाव, भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 356 को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसलिए भी है क्योंकि शायद भारत के संविधान में जिस अनुच्छेद की परिकल्पना इस रूप में की गई थी कि इस अनुच्छेद का प्रयोग शायद ही निकट भविष्य में कभी हो, और वह अनुच्छेद का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ और अब तक 125 बार पिछले 75 साल में इसका उपयोग किया गया है। तो आखिर ऐसा क्या है आर्टिकल 356? अनुच्छेद 356 को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसी को संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। जबकि अनुच्छेद 356 में अगर हम संविधान की बुक जाकर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो ये शब्द लिखा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको एक तरह से मृत आर्टिकल के रूप में कहा था और कहा था कि शायद ही इस अनुच्छेद का निकट भविष्य में कभी प्रयोग हो, और अगर होगा भी तो अपवाद स्वरूप रेयर ऑफ द रेयर इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन विडंबना यह रही कि सर्वाधिक दुरुपयोग इसका हुआ इस अनुच्छेद का। तो आखिर ऐसा क्या है इस अनुच्छेद में जो इसका दुरुपयोग हमेशा होता रहा है, और निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। तो चलते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में पूरा पढ़ते हैं। क्या है अनुच्छेद 356? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 जो है कैसे लगाई जाती है, इसको पहले प्रक्रिया को समझ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि ऐसे क्या क्या प्रावधान हैं जो कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, आर्टिकल 356 कहता क्या है? कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्यों का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तो वह वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बहुत अच्छे समझिएगा, राष्ट्रपति को समाधान हो जाए। राष्ट्रपति को समाधान कैसे होगा? राज्यपाल के द्वारा प्रेषित की गई गोपनीय रिपोर्ट या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को यह समाधान हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की सरकार संविधान के अनुसार नहीं संचालित हो रही है, वहाँ के लोगों के मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 को लगा सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति शासन शब्द का उपयोग किया जाता है या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर लगाया गया, इसका मतलब ही है कि राष्ट्रपति शासन लगते ही वहाँ की सरकार भंग हो जाती है। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, वहाँ की सरकार भंग हो जाती है। तो विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर, हम उस पर चर्चा अभी करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुछ अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, ये 3 अनुच्छेद जो हैं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है अनुच्छेद 355? अनुच्छेद 355 2 चीज कहता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को, है ना, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा का दायित्व निभाएंगे। या दूसरे शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार का या संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को आंतरिक व बाहरी सुरक्षा उपलब्ध कराए। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि वह यह भी देखे कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित है या नहीं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित है कि नहीं,
ये दो चीज का वर्णन अनुच्छेद 355 में किया गया। समझना मतलब एक तरह से हम देखें आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, अनुच्छेद 355 जो है एक तरफ 352 को भी लगाने की हमको शक्ति दे रहा है और अनुच्छेद 355 हमें 356 भी लगाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार को प्रदान करता है। तो ये समझना इसमें दो प्रावधान किए गए हैं। आंतरिक व बाहरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है, ठीक है, जबकि केंद्र सरकार या संघ सरकार को यह भी दायित्व दिया गया है कि वह देखे, सुपरवाइज करे कि राज्य की सरकारें जो संचालित हो रही हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अनुच्छेद 355 के तहत इसको शक्ति मिल रही। अनुच्छेद 365 को देखते हैं, ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के का पालन करे। 356 क्या कह रहा है कि राज्य जो है केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और यदि राज्य इन दिशा निर्देशों का पालन करने में असक्षम हो जाते हैं तो यह पर्याप्त होगा राष्ट्रपति को समझने के लिए कि राज्यों की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है और वह वहां पर अनुच्छेद 356 को अप्लाई कर सकेगा। बिल्कुल समझिएगा। तो आर्टिकल 355, 56, 65 ये तीनों मिलकर के भारत के संघ सरकार को शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि वह राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या होगी। तो मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, कोई लिखित नहीं होगी यहाँ पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यहाँ पे कैबिनेट शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करेगा। ऐसी उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यह समझ मैंने क्या यूज की है, मैंने कहा वेरी गुड। अब 2 महीने के भीतर, देखो एक तो ये शब्द याद रखना 2 महीने के भीतर, और कैसे भाई, साधारण बहुमत से संसद द्वारा इसे पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत से संसद द्वारा इसे पारित होना चाहिए। अब संसद जब मैं कह रहा हूं तो लोकसभा और राज्यसभा। सपोज करो कि जब मंत्रिपरिषद ने सिफारिश कर दी राष्ट्रपति के पास और इस 2 महीने के भीतर ही लोकसभा भंग हो जाती है किसी कारण से, ठीक है, या सरकार भंग हो जाती है, लोकसभा नहीं भंग हुई, सरकार भंग होगी सपोज करिए। अब ऑप्शन ये बचेगा, कंडीशन समझिएगा। मैंने ये कहा है कि यदि 2 महीने की इस अवधि के भीतर बिना पास किए ही सरकार या लोकसभा भंग हो जाती है तो अब क्या होने वाला है। तो अभी होगा क्या, यहाँ पर राज्यसभा का महत्व समझिएगा। राज्यसभा यदि इसको साधारण, क्योंकि राज्यसभा तो ये तो भंग होता नहीं है, यदि यह साधारण बहुमत से पास कर दे और जब नई सरकार बनेगी तो उसकी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर उसको पारित करना इसको पड़ेगा, और अगर वो पारित कर देगा तो फिर यह 6 महीने तक सस्टेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार भंग हुई और राज्यसभा ने पारित कर दिया, नई सरकार बनने में, नई लोकसभा बनने में 6 महीने का समय लगा, तो ये 6 महीने तक सस्टेन करेगा। अब नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा को 30 दिन के भीतर इसको पारित करना पड़ेगा,
और ऐसे पारित करने के बाद ये 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक लागू रह सकता है। कितना लागू रह सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक यह लागू। यह प्रावधान 1978 में यह कह दिया गया कि 356 जो है 1 वर्ष तक लागू रहेगा, 6 महीने करके। यदि इसके बाद इसको आगे बढ़ाना है तो 2 कंडीशन भारत में, 2 में से 1 कंडीशन या दोनों कंडीशन यदि भारत में प्रिवेल होंगी तभी इसको लागू किया जा सकेगा। पहली कंडीशन क्या हो गई? यदि भारत में या भारत के किसी हिस्से में, भारत में या किसी हिस्से में आपातकाल लगा हो, अनुच्छेद 352 लगा हो। दूसरा, यदि देश का चुनाव आयोग यह घोषणा कर दे कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इन्हीं 2 कंडीशन में यह आपातकाल जो है अधिकतम 3 वर्ष तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने 3 वर्ष तक जा सकता है। अगर 3 वर्ष के ऊपर जाना है तो अब हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका क्या क्या हो गया महत्व देखिए। 6 महीने जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 6 महीने तक जाएगा। और 6 यहाँ पे 1 6, दूसरा 6, तीसरा 6, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये कितने हो गए? अपने पूरे हो गए हमारे 33। ठीक है, 6, ये हमारा 3 साल पूरा हो गया। इसके बाद संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद संविधान में संशोधन करना। और जबकि हम लोग ने अनुच्छेद 352 में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक अप्रूवल के बाद इसको हम लोगों ने कहा था अनलिमिटेड समय तक, है ना, अनलिमिटेड, कोई टाइम पीरियड नहीं है भाई, कहां तक भी जा सकता है। जबकि इसको क्या कह रहे हैं? 3 साल तक रहे। 1 साल के बाद 2 कंडीशंस आएंगी। अगर 2 कंडीशन है तो जाएगा और इसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये तो लगाने की प्रक्रिया हो गई। अब हमको ये देखना है, राष्ट्रपति शासन लग गया किसी राज्य पर, इसका नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन, है ना, प्रेसिडेंट रूल। मतलब क्या हो गया? अब वहां पर शासन कौन संभालने वाला है? भारत का राष्ट्रपति संभालने। आपको पता है भारत का राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र का शासक होता है, तो सरकार कौन संभालेगा? केंद्र सरकार, संघ सरकार संभालने वाली है। अब चीज मैंने कहा इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग क्यों हुआ? केंद्र में अगर दूसरी राजनीतिक दल है, राज्य में दूसरी राजनीतिक दल है, गवर्नर कौन है? केंद्र का आदमी बैठा हुआ है, और गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर वहां की सरकार को भंग किया जाता था और केंद्र जो है ऐसा और अपने नियंत्रण में सरकार का संचालन करती थी। कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ? 1977 में जब जनता दल की सरकार आई, तो जनता दल की सरकार आते ही 9 राज्यों की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया और वहाँ पे अनुच्छेद 356 को लगा दिया गया। यही बदला ने लिया, और जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं तो 9 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ पर उन्होंने हटा करके क्या कर दिया? वहाँ पर अनुच्छेद 356 को लगा दिया। निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक हत्या की, इसका दुरुपयोग से वापस लिया जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले सकेगा और उसके लिए उसको किसी भी संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर से रिपीट करता हूं, कैसे इसको वापस लिया जाएगा? भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तब अनुच्छेद 356 को वापस लेने की एक अलग से आदेश निकालेगा और उस आदेश के माध्यम से को वापस संसद की इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक अनुच्छेद 356 लगाया गया तो निश्चित रूप से हो सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन। और सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि न्यायिक पुनर्विलोकन में ये पाया जाता है कि अनुच्छेद 356 जो है दुर्भावनावश लगाया गया है, राजनीतिक लाभ के लिए लगाया गया है, तो भंग की गई सरकार, है ना, भंग की गई सरकार व भंग की गई विधानसभा को भी पुनः से
रीएक्टिवेट किया जा सकता है, इनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यहाँ पर एक संदर्भ समझ लीजिए, एक संविधान संशोधन किया गया था, 38वां संविधान संशोधन था, 1975 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये कह दिया गया था कि जो भी आपातकाल लगाए जाएंगे, मतलब 52, 56, 60, 56, 360, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकेगा। ये एक तरह से सरकार ने अपने आप को निरंकुश बनाने की कोशिश की। हालांकि इसी संविधान संशोधन को बाद में मोरारजी देसाई की जब सरकार आई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम इस प्रावधान को हटा दिया गया और यह कह दिया गया कि सभी चीज़ों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये वाला पार्ट जरूर याद रखिएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट यूपीएससी में जब आप पेपर दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 38वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में हुआ। इसमें प्रावधान किया गया कि जो भी आपातकाल लगाए जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो पाएगा। बाद में इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग ने ये भी देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला देखते हैं हम लोग, केंद्र व राज्य के बीच का जो संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बीच संबंध पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ना है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है संघात्मक से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। क्या कहती है? संघात्मक से एकात्मक स्वरूप को ग्रहण कर लेती है। सबसे बड़ी बात, राज्य की जो सरकार है वह भंग हो जाती है। ये तो पक्की बात है, अनिवार्य है, राज्य की सरकार भंग हो जाएगी। विधानसभा भंग हो या ना हो यह निर्भर करता है, भंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कैसी हो जाएगी, ये बिल्कुल इनएक्टिव मोड पर चली जाएगी। इनएक्टिव मोड को हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल असक्रिय, इसको असक्रिय कर दिया जाएगा, या इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या इसको स्थगित के रूप में रखा जाएगा, निलंबित हो जाएगी, निलंबन के रूप में रहेगी पूरी तरह से। लेकिन सरकार तो डिसॉल्व हो गई पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा, सरकार डिसॉल्व हो गई। और अब जो राज्य की कार्यपालिका का संचालन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या तो राज्य के गवर्नर व उस गवर्नर के माध्यम से संचालित किया जाएगा। गवर्नर को सहायता या तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी इसको देगा। ध्यान, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार भंग हो गई, राज्य की सरकार भंग हो गई, तो सरकार का संचालन कौन करने वाला है? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति खुद तो करेगा नहीं, तो राष्ट्रपति की तरफ से राज्य का राज्यपाल है ना, वह इसको सहायता देगा। चीफ सेक्रेटरी, राज्य का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी इसको सहायता प्रदान करेगा। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा? अब यहाँ पर लॉ मेकिंग का काम जो है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है लॉ मेकिंग का काम भारत की संसद को हस्तांतरित कर सकता है। तो लॉ मेकिंग का कौन करेगा? अब जो है भारत की जो है लॉ मेकिंग का कार्य करने लगेगी। अब तीसरी चीज, क्या वित्त पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो पहला प्रभाव तो हमने देखा, सरकार पर प्रभाव क्या पड़ा, तो सरकार पर प्रभाव ये पड़ा, राष्ट्रपति सरकार को चला रहा है। मैंने कहा विधायिका पर प्रभाव क्या पड़ा, तो अब जो है राज्य विषयों पर, संसद जो है राज्य विषयों पर कानून बना रही है। और मैंने कहा वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो भी वित्त के संबंधित बिल होंगे
उनको अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब की बात ये आती है, तो हमने पढ़ लिया विधायिका पर प्रभाव, कार्यपालिका पर प्रभाव क्या पड़ा, है ना, और वित्त पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आते हैं मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर पे कहा था कि मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अनुच्छेद 356 के लगने पर। मतलब जो राज्य की जनता है अपने 6 प्रकार के मूल अधिकारों का एंजॉय करती रहेगी। न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो कोर्ट पर ना ही उच्च न्यायालय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लेकिन निश्चित रूप से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गहरा आघात होता है। कुछ कंडीशंस पर अनुच्छेद 356 को लगाना उचित भी माना गया है ना। आपसे डिस्कशन कर सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, क्या अनुच्छेद 356 का सिर्फ दुरुपयोग ही होता है? अगर ऐसा होता है तो इस आर्टिकल को क्यों नहीं डिलीट कर दिया जाता है, इस पर चर्चा करें। तो निश्चित रूप से दुरुपयोग हुआ, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति हैं जब आर्टिकल 356 का उपयोग अति आवश्यक होता है। तो कौन सी स्थितियां हैं? देखिए, जैसा कि मान लीजिए कोई सरकार अगर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है, सेकुलरिज्म का पालन नहीं कर रही है, धार्मिक सौहार्द को नहीं बना पा रही है, या धार्मिक दंगों को बढ़ावा दे रही है, तो इस परिस्थिति में उस सरकार को भंग करके वहाँ पर संघ सरकार के नियंत्रण को लाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है इस देश के संविधान का आधारभूत ढांचा है। दूसरी परिस्थितियों की चर्चा करते हैं कि किसी भी हंग असेंबली आई है और किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं सरकार बनाने के लिए, इस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन राज्यों पर लगाया जाएगा। पहला मैंने कहा था सेकुलरिज्म के आधार पर, दूसरा मैंने कहा हंग असेंबली के आधार पर, तीसरा मान लीजिए कोई सरकार है, उसने अपना बहुमत खो दिया है और कोई अल्टरनेटिव सरकार अब वहाँ पर नहीं बन पा रही है। इस परिस्थिति में भी जो है अनुच्छेद 356 को वहाँ लगाया जा सकता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो सकारात्मक हैं। और चौथा एक हम लोग और ले सकते हैं, मान लीजिए कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब हो गई है वहाँ पर, और लग रहा है लोगों की ह्यूमन राइट्स सुरक्षित नहीं हैं और राज्य जो है दंगों की चपेट में चले जा रहे हैं, तो तब परिस्थिति में भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना एक अच्छा कदम हो सकता है। तो अंत में एक निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं, आर्टिकल 356 का जो संविधान में वर्णन किया है उसको एक सकारात्मक उद्देश्य के तहत इसको स्थान दिया गया, पार्ट 18 में रखा गया, याद रखिएगा, और पार्ट 18 में रखा गया है। लेकिन निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग हुआ। लेकिन अंत में एक बात और, जैसे जैसे लोकतंत्र भारत का परिपक्व होता जाएगा, केंद्र सरकार है ना किसी भी हालत पर इस अनुच्छेद का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 356 को हटवाया है। और अब चूंकि जनता जितनी परिपक्व होती जा रही है, मीडिया जितनी एक्टिव होती जा रही है, ऐसे में अब अनुच्छेद 356 को राजनीतिक दुर्भावनावश लगाना थोड़ा सा कठिन काम होता जा रहा है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 356। अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे अपने तीसरे आपातकाल की चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इसका क्या महत्व होता है, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें क्या परिवर्तन किए गए, इन सब की चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सभी एस्पेक्ट से इसको उठाने की कोशिश की है कि कौन से आधार हैं, क्या कहा गया है संविधान में, और कितनी बार इसका दुरुपयोग किया गया। कुछ फैक्चुअल चीज़ भी जान जाते हैं। यहाँ पर पंजाब में इसको सबसे पहली बार लगाया गया था और एक लंबे समय तक रहा वहाँ पर, और फिर इसके बाद संविधान का संशोधन भी करना पड़ा, क्योंकि 3 साल से ऊपर जा नहीं सकता था। तो ये ध्यान रखना है। सिर्फ वर्तमान में 2 ऐसे राज्य हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जहाँ अनुच्छेद 356 को नहीं लगाया गया है। बाकी तो पूरे भारत में इसका
इसको अप्लाई किया जा चुका है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटी का लेके आएंगे आर्टिकल 360। और आपको चैनल कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे, आप लाभान्वित हो रहे हैं। प्लीज़ मैं फिर से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके ज़रूर लेक्चर सुनिएगा, जितने एस्पेक्ट हैं उसको लिखते जाइएगा। इसके बाद आप यूपीएससी के भी क्वेश्चंस देखिएगा, मेंस के, एमपीपीएससी का भी देखिएगा। आप हर क्वेश्चंस को लगाने की हालत में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।